नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं नई सब्जेक्ट, नया सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास होने वाली है साइकेट्रिक नर्सिंग या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग बोल सकते हैं हम इसको। पहली क्लास होने वाली है इंट्रोडक्शन टू मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फिफ्थ सेमेस्टर की यूनिट नंबर 1। ओके, तो यूनिट नंबर 1 की तरफ हम बात करते हैं। पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। बेसिकली आपके फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर दोनों को मिला के साइकेट्रिक में या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग में टोटल 15 यूनिट के समथिंग है। ओके, 9 यूनिट आपके चाइल्ड हेल्थ में थी, पीडिया में, तो उसको तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग को। तो सिलेबस देखेंगे, पहले इसका सिलेबस टू सिलेबस चलते हैं। सिलेबस में आपको फर्स्ट यूनिट का सिलेबस दे रखा है कुछ इस प्रकार: पर्सपेक्टिव्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इवोल्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग प्रैक्टिसेस। सेकंड इज मेंटल हेल्थ टीम, nature and scope of mental health nursing, role and function of mental health nurse, and factor affecting, okay, and last one is concept of normal and abnormal behavior। ठीक है, ये आपका सिलेबस दे रखा है। सभी पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में, और जहां भी आपको लगे कि ये बात समझ में नहीं आई, वहीं पे आप कमेंट करें। ठीक है, अगले वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा या फिर कमेंट के द्वारा समझा दिया जाएगा। अब इस जो सिलेबस है इस आपका ये, इसमें कुछ पॉइंट नहीं है, जैसे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग किसे बोलते हैं, मेंटल हेल्थ क्या होता है, साइकेट्रिक क्या होता है, तो वो कुछ हम एक्स्ट्रा देख लेते हैं। क्योंकि भाई अगर हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मेंटल हेल्थ और हमें पता ही नहीं है मेंटल हेल्थ होती क्या है, तो फिर क्या फायदा पढ़ने का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ, अब मेंटल हेल्थ नाम सुनते ही आपका तुरंत दिमाग चल जाना चाहिए ये तो माइंड से रिलेटेड है। अब देखो, एक तो होता है माइंड और एक होता है ब्रेन। दोनों में क्या डिफरेंस है अगर आप बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस है सर? देखो, माइंड की स्टडी करते अपन बिल्कुल किसमें, साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं माइंड की, और ब्रेन की स्टडी करते हैं एनाफिजियो में। ओके, पहली चीज हो गई। दूसरी, माइंड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर आता है उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे करते हैं, तो सर उसका ट्रीटमेंट करते हैं पर मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, साइकेट्रिक में। और ब्रेन से रिलेटेड आता है तो हमने पढ़ा है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर, वो उसमें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो दोनों में डिफरेंस देख लिया हमने कि माइंड क्या है, ब्रेन क्या है। ब्रेन को अपन टच कर सकते हैं लेकिन माइंड को टच नहीं कर सकते, ये भी ठीक है सर। अब देखो, ब्रेन में जैसे कि बहुत सारी चीजें आती है, ब्रेन में बहुत सारी चीजें आती है, और माइंड है उसमें भी बहुत आता है। माइंड में जैसे कि थॉट्स हो गए, थॉट हो गए, आइडियाज हो गए, वो किस में आएंगे, वो सब माइंड में आएंगे। और ब्रेन में क्या आएगा, ब्रेन में ब्रेन के पार्ट आएंगे, लेयर्स आएगी ब्रेन की। सीएसएफ जो कि फ्लूइड होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो आएगा उसमें। तो वो सब, दोनों में डिफरेंस हमने देख लिया क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब अगर आप साइकेट्रिक पढ़ो या मेंटल हेल्थ पढ़ो तो आपके दिमाग में ब्रेन नहीं आकर क्या आना चाहिए, माइंड आना चाहिए। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब पढ़ते हैं मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन कि मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ कहते किसे हैं? मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग। क्या बोला? मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच आप चलो एन इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर ओन एबिलिटी, पहला पॉइंट, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन लाइफ। ओके, थर्ड पॉइंट इज वर्क, कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड इज एबल टू कंट्रीब्यूट टू हिज और हर कम्युनिटी। ओके, अब 4 पॉइंट बताए मेंटल हेल्थ के डेफिनेशन में, कितने? 4 पॉइंट बताए हैं। बिल्कुल ऐसा पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ, बिल्कुल इतनी इजी लैंग्वेज में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मेंटल हेल्थ क्या बताया, कि मेंटल हेल्थ क्या है। मेंटल हेल्थ एक, जैसे डब्ल्यूएचओ में हेल्थ की डेफिनेशन दी थी कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। वैसे ही मेंटल हेल्थ क्या है, एक ऐसी स्टेट है जिसमें कि वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल है, वो अपनी एबिलिटी को रियलाइज कर सके कि उसकी क्या एबिलिटी है, पहली चीज। नॉर्मल स्ट्रेस, जीवन के जो भी नॉर्मल स्ट्रेस है उनका सामना कर सके, दूसरी चीज। सामना कैसे? सामना जैसे कोई भी स्ट्रेस आए, कोई भी टेंशन आए, उनको सामना कर सके, कोप कर सके। थर्ड इज कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड इज एबल टू कंट्रीब्यूट हिज और हर कम्युनिटी। वो जहां पर भी रह रहा है, अपनी कम्युनिटी में रह रहा है, वो अपना कुछ योगदान भी दे सके। ठीक है, मतलब कि ठीक, हाँ, आप यहाँ पे फाइनेंशियल भी ले सकते हो कि उसके अंदर प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए कि वो कुछ फाइनेंशियली, वोकेशनली भी काम कर सके। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जैसे सपोज कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेंटल हेल्दी पर्सन है कोई भी, उसको पता होना चाहिए कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ठीक है,
दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, उसको लिमिट पता होना चाहिए, सेल्फ लिमिटेशन पता होना चाहिए उसको, ठीक है। वो अपनी बेसिक नीड पूरी कर सके, उसको अचीव कर सके, ऐसा उसको ट्राई करना चाहिए। पर्सन ट्राई टू अचीव हिज और हर बेसिक नीड, ठीक है। जो भी उसकी बेसिक नीड है, खाना पीना जो भी है, उसको वो फुलफिल कर पाए, वो अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाए, अदर सेल्फ एंड अदर एडजस्ट कर पाए, वो सेल्फ डिसीजन कर पाए, सेल्फ डिसीजन मेकिंग हो वो। ओके, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सुन लिया आपने, अच्छी बात है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, आगे आएगा जब देख लेंगे। आगे आता है साइकेट्रिक नर्सिंग। अब एक बात और सुनो, यहाँ पे मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ को हमने देखा भी, एक और नाम देते हैं क्या, बिल्कुल साइकेट्रिक, क्या देते हैं, साइकेट्रिक। तो अब सर साइकेट्रिक होती क्या है, क्या साइकेट्रिक होती क्या है। जैसे हमने पीडिया में पढ़ा था, चलो पूरा पेज खाली ले लेते हैं। जैसे हमने पीडिया में पढ़ा था, पीडियाट्रिक पढ़ा था, वैसे यहाँ पे साइकेट्रिक है, तो इसको हम हटा देते हैं, पीडिया को, पीडिया की जगह हम क्या लगा देते हैं, साइकेट्रिक, ठीक है, साइकेट्रिक। तो साइकेट्रिक का मतलब होता क्या है, बिल्कुल साइकेट्रिक क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज साइकी एंड सेकंड इज इट्रिक, ठीक है, इट्रिक एंड साइकेट्रिक। तो अब देखो, इट्रिक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही, उसमें भी देखा था हमने क्या, ट्रीटमेंट। और साइकी का मतलब क्या होता है, साइकी का मतलब होता है माइंड, क्या होता है, साइकी का मतलब क्या होता है सर, माइंड, सोल एंड बिहेवियर, बिल्कुल सही, तीन चीज हो गई, क्या क्या हो गया, माइंड, सोल एंड बिहेवियर। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो नॉर्मल ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन कि साइकेट्रिक इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन विच ट्रीटमेंट ऑफ माइंड, ट्रीटमेंट ऑफ सोल, ट्रीटमेंट ऑफ बिहेवियर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर, ये भी लिख सकते हो आप। अब हम देखते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन कि देखो साइकेट्रिक तो पढ़ता कौन है, साइकेट्रिक तो पढ़ते हैं जो डॉक्टर होते हैं, हम पढ़ते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग। अभी तो आपकी सब्जेक्ट में भी क्या है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ना कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, तो आप पढ़ रहे हो साइकेट्रिक नर्सिंग। तो साइकेट्रिक नर्सिंग क्या होती है, साइकेट्रिक नर्सिंग इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नर्सिंग दैट फोकस ऑन, ये नर्सिंग की ऐसी ब्रांच है जो फोकस किस पर करती है, अब यहाँ पे पॉइंट में लिख लिया हमने, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना, मेंटल हेल्थ क्या है हमने देख लिया, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस से बचना या बचाना, प्रिवेंट करना, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, अगर सपोज कोई मेंटल इलनेस हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट करना, उसका क्योर करना, एंड लास्ट वन इज रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल विद मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर, अगर कोई मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर है और उनको उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, भाई हम रिहेबिलिटेशन में देखते हैं, फिजियोथेरेपी देखते हैं फिजियोथेरेपी हमने देखा था। तो फिजियोथेरेपी में क्या होता है, भाई उनको कॉम्प्लिकेशन आ गए हैं तो अब उसका उसी के साथ हम कैसे यूज ले, टर्सरी में आता है ये, ठीक है। तो वैसे ही है कि ये तो क्या हो गया, ये हो गया सर प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया, ये हो गया सेकेंडरी, सॉरी एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल, ये तो क्या हो गया, प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया, ये क्या हो गया, प्रिवेंशन ऑफ, अब इसमें मेंटल इलनेस नहीं हुआ, बचाया है हमने, प्रिवेंशन किया है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया प्रीमोर्डियल, क्या हो गया, प्रीमोर्डियल, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, क्या हो गया, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, ये होता है ट्रीटमेंट का सेकेंडरी, और लास्ट वन इज टर्सरी, टर्सरी प्रिवेंशन, ये प्रिवेंशन हो गए, कोष्टक में लिख लिया आप। फर्स्ट वन इज, पहला क्या है, पहला क्या हो गया, बिल्कुल प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, बिल्कुल सीक्वेंस में है। ओके, देख ली बात। अब आगे चलते हैं सिलेबस की बार, अब यहां से स्टार्ट करते हैं सिलेबस की तरफ हम बढ़े तो फर्स्ट पॉइंट आता है पर्सपेक्टिव्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब पहले तो ये देखो पर्सपेक्टिव्स होता क्या है, हेडिंग का मतलब समझो, पढ़ क्यों रहे अपन, पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, तो हेडिंग का मतलब समझो, पर्सपेक्टिव्स होता क्या है, पर्सपेक्टिव्स होते क्या है, इसका मतलब क्या है कि पर्सपेक्टिव्स इज द पर्टिकुलर वे ऑफ व्यूइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस या मेंटल इलनेस। मतलब कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि पर्सपेक्टिव्स एक पर्टिकुलर तरीका होता है, पर्सपेक्टिव्स एक तरीका होता है जो कि मेंटल हेल्थ को और मेंटल इलनेस को समझने के लिए, देखने के लिए या फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है या काम में लिया जाता है। अब इसके चार हमने पर्सपेक्टिव्स देख लिए, यानी कि चार हमने तरीके देख लिए, चार वे देख लिए, पर्टिकुलर वे देख लिए, जिससे कि हम मेंटल हेल्थ को या फिर मेंटल इलनेस को समझ सके या पढ़ सके या एक्सप्लेन कर सके। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सेकंड इज साइकोलॉजिकल एंड फिर सोशल एंड लास्ट वन इज होलिस्टिक। तो होलिस्टिक का मतलब आपको पता है, होलिस्टिक में तो क्या होता है, होलिस्टिक में तो सारी चीजें आ जाती है, ठीक है बिल्कुल।
फर्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। अब जहां पर भी आपको बायोलॉजी समझ में आया, आपको तुरंत दिमाग चल गया कि बायोलॉजी मतलब एना फिजियो से रिलेटेड आ गया। बिल्कुल सही। बायोलॉजी मतलब कि मेंटल इलनेस ड्यू टू ब्रेन डिस्फंक्शन, ब्रेन के डिस्फंक्शन, ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से क्या हो गया, मेंटल इलनेस हो गया। हमने हेल्थ की डायमेंशंस पढ़े थे, उसमें देखा था फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। तो उसमें हमने देखा था कि अगर मेंटल इलनेस है तो वो फिजिकली भी इलनेस होगा, और अगर फिजिकल इलनेस है तो वो मेंटली भी इलनेस होगा। अरे ये सुनो, ठीक है। तो मेंटल इलनेस क्या है, ड्यू टू ब्रेन डिस्फंक्शन, ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा, ब्रेन के डिस्फंक्शन के कारण अगर इलनेस हो, वो हम देखते हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में। सेकंड इज इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स में अगर इम्बैलेंस हो जाए, जैसा डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, नोरेपिनेफ्रिन हो गया। अब ये क्या है, मतलब इनकी अमाउंट या तो बढ़ गई या फिर घट गई, और क्या होगा, मतलब ये बैलेंस में नहीं हो, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो बैलेंस में नहीं हो, इम्बैलेंस हो जाए, या तो इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए। क्यों हो सकता है ये, रोल ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के कारण हो सकता है बीमारी ये, इन्फेक्शन हो जाए कोई, या फिर ट्रॉमा हो जाए जिससे ब्रेन में ब्रेन डिस्फंक्शन हो जाए। ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स हो सकती है, ईसीटी, बिल्कुल ईसीटी हो सकती है, एंड मेडिकल मैनेजमेंट हो सकता है। ईसीटी क्या होती है सर, ईसीटी नहीं जानते आप यार, ईसीटी सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट लगा भी लो, पर पढ़ेंगे जब लगाएंगे इंपॉर्टेंट। ईसीटी क्या होती है, ईसीटी इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी होती है, जो हम अभी आगे देखेंगे, इवोल्यूशन में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है सीजोफ्रेनिया, साइकेट्रिक की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है, इलनेस है, कौन सी, सीजोफ्रेनिया। उसमें क्या है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दी जाती है ट्रीट करने के लिए, जैसे हमने ड्रग का नाम लिया तो ये दी जाती है, ठीक है। अब सीजोफ्रेनिया होती क्यों है, ये थॉट्स और परसेप्शन, थॉट एंड परसेप्शन के इम्बेलेंस के कारण होती है। अब ये हम बाद में देखेंगे, थॉट क्या होता है, परसेप्शंस क्या होते हैं, तो हम बाद में देखेंगे। आप केवल एक बात याद रखें, सीजोफ्रेनिया है वो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग होती है, हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल आपने नाम सुना होगा, ये इससे हम ट्रीट कर सकते हैं इसको। ओके, आगे चलते हैं। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हमने देख लिया अभी, बायोलॉजिकल की बायोलॉजी मतलब कि ब्रेन के डिस्फंक्शन के कारण हुई है बीमारी। सेकंड है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजी मतलब कि कुछ ना कुछ साइकोलॉजी के कारण हुआ है। तो मेंटल इलनेस रिलेटेड टू थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर, थॉट हो गए, इमोशंस हो गए और बिहेवियर हो गए, इनके कारण कोई बीमारी हो तो उससे हम साइकोलॉजिकल परसेप्टिव्स के द्वारा देख सकते हैं, पर्सपेक्टिव्स के थ्रू देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में देखा गया कि मेंटल इलनेस है वो थॉट के कारण, इमोशंस के कारण और बिहेवियर के कारण ही होती है, बेस्ड ऑन लर्निंग, पर्सनैलिटी एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। सपोज उसके साथ पीछे कोई बुरा हुआ हो, ठीक है, उसका कोई खास है वो धोखा दे के चला गया हो तो वो पागल हो गया हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। ट्रीटमेंट फोकस, ट्रीटमेंट के लिए हम साइकोलॉजी साइकोथेरेपी देते हैं और काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। जैसे फोबिया हो गया, फोबिया फियर, फोबिया का मतलब पता है आपको क्या होता है, फियर, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में फियर होता है, वैसे इसका मेन मीनिंग अलग होती है, बाद में आगे देखेंगे। अभी केवल आप फोबिया का मतलब क्या रखो याद, फियर। तो फियर है, तो फियर को हम किससे ट्रीट कर सकते हैं, तो वही बिहेवियर थेरेपी या फिर सीबीटी के थ्रू हम इसको ठीक कर सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। आगे चलते हैं सोशल पर्सपेक्टिव्स। सोशल पर्सपेक्टिव्स मतलब कि मेंटल हेल्थ किससे बिगड़ी है, मेंटल हेल्थ है या मेंटल इलनेस क्यों हुई है, मेंटल हेल्थ किससे बिगड़ी है, तो कुछ सोशली चीज़ों से बिगड़ी है। सोशली, सोशली में फैमिली आता है, कल्चर आता है, सोसाइटी आता है। तो फैमिली, ये कुछ कारण है जिसके कारण मेंटल हेल्थ गड़बड़ाई है या फिर डिजीज हुई है, मेंटल इलनेस हुई है। फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे पुअर्टी हो गया, सपोज घर का माहौल बहुत खराब है, पुअर्टी है, तो वो स्ट्रेस में आके बीमारी हो गई, उसको डिप्रेशन आ गया, डिप्रेशन इज ऑल्सो है मेंटल इलनेस। स्ट्रेस हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, रिलेशनशिप हो गया, या रिलेशनशिप्स हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी हो गई एक तरीके से, खाने पीने का कोई खाने पीने का कोई साधन नहीं है, कोई अता पता नहीं है क्या करे, डिप्रेशन आ गया, ठीक है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। रिलेशनशिप हो गया, अब इसको तो आपको पता ही, रिलेशनशिप का तो ट्रीटमेंट फोकस ऑन, अब इसका ट्रीटमेंट किस पर फोकस करता है, तो कम्युनिटी केयर एंड सोशल रिहेबिलिटेशन। जैसे एग्जांपल दे रखा है, डिप्रेशन ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली में लड़ाई हो गई, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई, दोनों में लड़ाई हो गई है तो डिप्रेशन में आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा तो मेंटल इलनेस हो सकती है, बीमारी हो सकती है। तो सोशल पर्सपेक्टिव से हमने देखा कि फैमिली और कल्चर या सोसाइटी इस पर इन्फ्लुएंस होता है या फिर डिपेंड होता है ये। फिर लास्ट आता है होलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स। होलिस्टिक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मेंटल इलनेस है
पर्सन ट्रीटेड एज होल माइंड एंड बॉडी एंड स्पिरिट, फोकस ऑन ओवरऑल वेलबींग। जो हमने अभी पढ़ा उन सभी पर ये फोकस करता है, बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल। एग्जाम्पल देख से होलिस्टिक में कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ प्रमोशन थ्रू योगा, काउंसलिंग, लाइफस्टाइल चेंजिंग। अब इसमें आपकी पूरी जो भी हमने अभी पढ़ा वो सभी का निचोड़ आ गया है, या सभी का कॉम्बिनेशन क्या है, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से। ओके, देख लिया हमने पर्सपेक्टिव की बात कर ली। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके पास, इवोल्यूशन ऑफ माइंड, मेंटल हेल्थ सर्विस एंड ट्रीटमेंट। इवोल्यूशन यानी कि कैसे कैसे मेंटल हेल्थ सर्विस का या फिर ट्रीटमेंट का या फिर नर्सिंग का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, या फिर कैसे कैसे क्या हुआ, विकास कैसे हुआ, या फिर इवोल्यूशन कैसे हुआ। एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर था आपके, पढ़ा हो तो इवोल्यूशन, ठीक है, ट्वेल्थ का बिल्कुल, ट्वेल्थ एनसीईआरटी में बायोलॉजी में। तो सुनो, इसको एक और नाम दे सकते हैं अपन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक भी हम इसको नाम दे सकते हैं, हेडिंग को। तो देखो अब इसमें बताया क्या गया है ये समझो पहले, कि जो भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज स्टार्ट हुई है, क्या ये पहले भी ऐसी थी, अभी है वैसी? जैसे अभी हॉस्पिटल वगैरह में सभी चल रहे हैं काम, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, क्या पहले भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता था या नहीं? हाँ या ना बताओ। नहीं होता था पहले, बिल्कुल। आपने वो देखी होगी तेरे नाम, सलमान खान वाली, बिल्कुल। तो तेरे नाम में कहाँ पे लेके गए थे उसको, सलमान खान को लेके गए थे, वो क्या था, असाइलम था। क्या था? असाइलम। अभी हम देखेंगे कि असाइलम क्या है। असाइलम एक तरीके का ट्रीटमेंट करने का, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट करने का जगह होती थी, प्लेस होती थी, जहां पर पेशेंट को ले जाया जाता था, हाथ पैर बांध दिए जाते थे, साइड में रख दिया जाता था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, उसमें कुछ जड़ी बूटियों वगैरह कुछ नेचुरल चीज़ों से उसका ट्रीटमेंट करने लग गए। फिर धीरे धीरे और विकास हुआ। तो ऐसे कर करके क्या इवोल्यूशन हुआ मेंटल हेल्थ में, या हॉस्पिटल कैसे बने, मेंटल हेल्थ सर्विसेज या ट्रीटमेंट का कैसे विकास हुआ, कैसे डेवलप हुई, वो हम पढ़ने वाले हैं अब। ओके। दूसरा है कि मेंटल हेल्थ कैसे बिगड़ती है, मेंटल इलनेस से कैसे बिगड़ी, किसी को बीमारी कैसे हुई, दिमाग की बीमारी कैसे हुई। तो पहले क्या माना जाता था कि ये जो भी हुआ है वो किससे हुआ है, अभी भी माना जाता है भूत से हुआ है। किससे हुआ है? बिल्कुल, गोस्ट या एविल, भूत से हुआ है कि भाई इसको तो कोई भूत लग गया है, या फिर भूत ने पकड़ लिया इसको, इसलिए ये पागल हो गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम देखते हैं। तो फर्स्ट आता है आपके पास पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन या पीरियड ऑफ परसिक्यूशन आता है कि इसका मतलब क्या होता है, शक या संदेह है। इसका मतलब क्या होता है, शक या संदेह, कि इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी बीमारी हुई है, जो भी मेंटल इलनेस हुई है, वो क्यों हुई है, कोज्ड बाय सम एविल और गोस्ट। कि जो भी बीमारी हुई है, सपोज एनीवन, एक्स वाई को, कोई भी एक्स है उसको कोई भी बीमारी हुई है, तो ये बीमारी क्यों हुई है इसको, तो ये बीमारी हुई है गोस्ट या एविल के कारण हुई है, मतलब कि वही भूत के कारण हुई है, भूत लग गया। सेकेंड है, देयर वाज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर मेंटल इलनेस। इस टाइम पर मेंटल इलनेस का कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। ठीक है, कौन से पीरियड में? इस पीरियड में। सेकेंड पीरियड आता है पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब है साइड में, मतलब कि अलोन। जैसे हम पढ़ते हैं बीएमडब्ल्यू में पढ़ा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, सेग्रीगेट करना, मतलब कि अलग रख देना उसको। तो पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था, कोई भी सपोज कोई भी रामू शामू है, वो क्या हो गया, बीमार हो गया, मेंटल इलनेस हो गया, पागल हो गया। ठीक है, तो उसका क्या करे, उसका कुछ नहीं करना है। एक असाइलम नाम की एक चीज होती है, एक जगह होती है, अभी आपको बताया मैंने कि असाइलम बनाए जाते थे। असाइलम वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर मेंटल इल, ये क्या है, मेंटल इल, मेंटल इल पेशेंट के लिए असाइलम बनाए जाते थे, जो कि जहां पर उनका इलाज करते थे। लेकिन सबसे पहले तो असाइलम में क्या करने लग गए, असाइलम में उनको अकेला छोड़ दिया, कुछ नहीं करना, उनको अकेला छोड़ दिया वहां पर। ठीक है, अब वो कुछ भी करे, खाए पिए मरे मारे एक दूसरे को, कोई किसी के कोई मतलब नहीं है, बस उनको अकेला वहां पे छोड़ दिया। फिर जैसे जैसे और विकास होता गया, असाइलम में क्या हुआ, जैसे जैसे और विकास होता गया, तो वहां पर उनका ट्रीटमेंट करने लग गए। ट्रीटमेंट मतलब कि जड़ी बूटियों से उनको खाना देने लग गए। कुछ वहां से ठीक होकर आ गए, और कुछ वहां पर खत्म हो गया, मर गया, फिर वही है, पागल है। तो ऐसा चलता रहा असाइलम में। उसमें से कुछ परसेंटेज, सपोज 10% है, वो ठीक भी हो रहे, तो ऐसा करने लग गए। फर्स्ट एग्जाम में पूछ ले आपसे, फर्स्ट असाइलम, फर्स्ट असाइलम के बारे में पूछे तो असाइलम का नाम है बेथेलम असाइलम। बेथेलम असाइलम है
जो कि इंग्लैंड में बनाया गया, बिल्ट इन इंग्लैंड, बेथेलम असाइलम, फर्स्ट असाइलम। ओके, आगे चलते हैं पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ फिजिशियन है, और फिजिशियन है वो मेंटल इल पेशेंट में इंटरेस्ट दिखाने लग गए। ट्रीटमेंट नहीं किया, केवल क्या दिखाया, इंटरेस्ट दिखाया। क्या दिखाया, इंटरेस्ट दिखाने लग गए। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक पीरियड। क्या आता है, साइंटिफिक पीरियड। अब यहां से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, यहां से ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट होने लग गया। कि साइंटिफिक पीरियड में हुआ क्या, इसमें 1927 में इंसुलिन कोमा थेरेपी आई। ठीक है, डिस्कवर्ड हुई इंसुलिन कोमा थेरेपी। जो किसने डिस्कवर्ड की, नाम लिख लीजिए आप, साकेल ने। ओके, तो इंसुलिन कोमा थेरेपी में होता क्या है, चलो समझ ले पहले कि इंसुलिन कोमा थेरेपी में क्या होता है कि कोई भी पेशेंट है मेंटल, उसमें इंसुलिन का डोज चला दिया, इंसुलिन का हाई डोज है या लार्ज डोज ऑफ इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया। उससे क्या होगा, पेशेंट कोमा में चल जाएगा। कौन से कोमा में, टेम्पररी कोमा में चल जाएगा पेशेंट। फिर क्या होगा, अगर उसको जगाना है, अगर हमें पेशेंट को क्या करना है, जगाना है, पेशेंट को जगाना है, तो क्या करेंगे हम, उसमें D5 या D10, D5% या फिर D10%, उसमें क्या कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे, जिससे पेशेंट वापस से क्या जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा। ठीक है, ये होती है, और थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा। ये होता है क्या, इंसुलिन कोमा थेरेपी। ठीक है, आगे बात समझ में। इसी को एक और नाम देते हैं इंसुलिन शॉक थेरेपी। कब हुई ये, 1927 में। किसने की डिस्कवर्ड, तो साकेल ने की, साकेल ने। नेक्स्ट आता है ईएसटी, ईएसटी या फिर ईसीटी। ईएसटी ईसीटी अभी पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी या फिर इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी। इसमें वही शॉक देता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ये हुई थी 1938 में, 1938 में ये डिस्कवर्ड हुई। किसने की डिस्कवर्ड, यूगो सेलेटी एंड ल्यूसिनो बिनी, यूगो सेलेटी एंड ल्यूसिनो बिनी ने, यहाँ पे लिख देते हैं यूसिनो बिनी ने। ओके, तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया ईसीटी को। अब इसमें क्या करते हैं, ईसीटी में क्या करते हैं सर, कि जो पेशेंट होता है उसको शॉक देते हैं। अब ईसीटी में शॉक कैसे देते हैं, क्या देते हैं, ये हम आगे देखेंगे। केवल ये याद रखो आप कि किसने डिस्कवर किया, और इसमें शॉक देते हैं, एट्रोपिन लगाते हैं, शॉक देते हैं, एनेस्थेसिया लगाते हैं, ये सब काम इसमें करते हैं। फिर एक आता है क्लोरोप्रोमाजाइन, 1952 में, 1952 में ये हुई। ईसीटी 1938 में, और ये हुई 1927 में। ये ईयर वगैरह है, याद रखें, माइलस्टोन वगैरह है, ये याद रखें। ठीक है, क्लोरोप्रोमाजाइन CPZ, क्लोरोप्रोमाजाइन या CPZ है, प्रोमाजाइन, डिस्कवर्ड हुई 1952 में। ओके, कब हुई, 1952 में डिस्कवर्ड हुई। और ये क्या है, एंटी साइकोटिक्स है, एंटी साइकोटिक है। तो ये हुआ साइंटिफिक पीरियड में ये कुछ खोज हुई। आगे नेक्स्ट पीरियड आता है पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसमें बताया कि भाई इलाज से अच्छा है कि आप बचाव करो, बचाव ही उपचार है। ठीक है, ये इसमें बताएगा। तो ये कुछ पीरियड से इवोल्यूशन हो चुका है। अब आता है नेक्स्ट मेंटल हेल्थ टीम। मेंटल हेल्थ टीम है, तो मेंटल हेल्थ टीम में कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसमें कौन कौन से मेंबर शामिल होते हैं, तो इसमें एक तो साइकेट्रिक होता है, साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिक नर्स हो गई, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स हो गए, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हो गए, काउंसलर हो गए, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हो गए। नाम याद रखिए आप, 2 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे। ईच मेंबर वर्क्स टुगेदर टू प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव मेंटल हेल्थ केयर। जो ये भी हमने जो भी हम नाम पढ़े हैं, ये क्या है, एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि कॉम्प्रहेंसिव मेंटल हेल्थ प्रोवाइड हो सके। नाम पूछ लिया आपसे साइकेट्रिक नर्स का, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी, तो नाम लिख लीजिए आप, कौन थी, बिल्कुल सही, सभी का सही है, लिंडा रिचार्ड। कौन थी, लिंडा रिचार्ड। नहीं दिखा, लो सर, इसको मिटा देते हैं पहले तो, कोमा थेरेपी। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स थी लिंडा रिचार्ड। ओके, ठीक है सर। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। दोनों को देखते हैं। नेचर क्या होता है, पहले तो ये देखो, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नर्सिंग
दैट फोकस टू केयर ऑफ इंडिविजुअल विद मेंटल इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम। ये भी डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, तो ये याद रखो तो ये कर लो, या फिर वो करो तो वो कर लो, दोनों ईजी है। मैं तो बोलूँगा वो पहले करिए, वो वाली करो, ठीक है। अब कौन कौन से नेचर होते हैं इसके, तो फर्स्ट आता है होलिस्टिक नेचर। होलिस्टिक नेचर की मेंटल हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, इसका नेचर कैसा होता है, होलिस्टिक होता है, मतलब कि वही बायोलॉजिकल, सोशल, फिजियोलॉजिकल जो भी है सब इसमें होलिस्टिक होता है। दूसरा है थेरापेटिक। मेंटल हेल्थ नर्सिंग है ये थेरापेटिक होनी चाहिए। थेरापेटिक क्या होता है, आप अब तक पढ़ चुके हो, अब भी अगर आपको समझाने की जरूरत है तो कमेंट करें। 6 सेमेस्टर में कुछ 6 में आ चुके हैं, कुछ 5th में आ चुके हैं, अब तो आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो फिर भी बताएंगे आपको, कमेंट कर देना। साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। जो भी मेंटल हेल्थ नर्सिंग है वो साइंटिफिक होनी चाहिए और एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। साइंटिफिक पीरियड में हमने पढ़ा भी, बहुत सारी खोज हुई थी, ठीक है, डिस्कवर हुई थी बहुत सारी, तो साइंटिफिक है वो, मतलब कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, जो भी ट्रीटमेंट करें हम, जो भी हम इसमें प्रोसीजर करें वो साइंटिफिक होना चाहिए एंड एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। जो भी काम करें वो पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब कि पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव होना चाहिए, बचाने के लिए, इलाज करने के लिए, रिहेबिलिटेटिव आपको बताइए। कम्युनिटी ओरिएंटेड होना चाहिए, अगर कम्युनिटी में करें तो कम्युनिटी की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इथिकल एंड लीगल होना चाहिए कोई भी काम करें हम, ओके। एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज फोकस ऑन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रमोशंस। जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ का प्रमोट करे, उस पर फोकस करे। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, इसके कहाँ कहाँ स्कोप है, किस किस एरिया में हम इसका यूज कर सकते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। द स्कोप ऑफ वाइड, द स्कोप इज वाइड एंड एक्सपांडिंग, कवरिंग प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग है ये, इसका एक्सपांडिंग एक्सपांडिंग होता है, ये कवर करता है, प्रिवेंशन करता है, ट्रीटमेंट करता है और रिहेबिलिटेशन का काम करता है, जो हमने देख लिया अभी डेफिनेशन में। तो फर्स्ट इसको पता है प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ नर्सिंग है वो प्रमोट करना चाहिए किसको, मेंटल हेल्थ को। प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, जो भी हमने डेफिनेशन में 4 पॉइंट देखे थे, डेफिनेशन में हमने जो ये 4 पॉइंट देखे थे, इन चारों को आप लिख के आ सकते हो, ओके। ये भी स्कोप है, ओके। अर्ली डिटेक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल डिसऑर्डर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेंटल डिसऑर्डर को पहचानना, ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का स्कोप होता है। केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल पेशेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकेट्रिक ड्रग्स, थेरापेटिक कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज, कम्युनिटी में प्रोवाइड करना मेंटल हेल्थ सर्विसेज, फैमिली एजुकेशन एंड सपोर्ट, फैमिली को एजुकेशन देना, सपोर्ट देना, अगर कोई किसी फैमिली से अगर क्या हो, मेंटल इल पेशेंट हो तो। रिसर्च एंड मेंटल हेल्थ एजुकेशन, रिसर्च करना अलग अलग एरियाज पर, ताकि हम और अधिक एजुकेशन प्राप्त कर सके और ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर सके। नेक्स्ट आता है रोल एंड फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स। मेंटल हेल्थ नर्स के क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है केयर प्रोवाइडर का काम, कि मेंटल हेल्थ नर्स है वो एक केयर प्रोवाइडर का काम करती है। कैसे करती है, प्रोवाइड होलिस्टिक केयर एड्रेसिंग फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की सोशल नीड हो गया, फिजिकल नीड हो गया, साइकोलॉजिकल नीड हो गया, एंड ओवरऑल जो भी उसकी नीड है, होलिस्टिक नीड है, उसको प्रोवाइड करना। सेकंड इज थेरापेटिक रिलेशनशिप, एस्टैब्लिश ट्रस्ट एंड मेंटेन ए थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। कि जो नर्स होती है वो पेशेंट के बीच में और नर्स के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखे, ताकि पेशेंट है वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके, उसकी हिस्ट्री लेने में हमें आसानी रहे। नेक्स्ट आता है असेसमेंट का, कंडक्ट मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्व बिहेवियर। असेसमेंट कैसे करेगी, कंडक्ट मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्व बिहेवियर, उसका ऑब्जर्व करेंगे, पेशेंट का बिहेवियर का ऑब्जर्व करेंगे, कैसा बिहेवियर है। अब आगे हम बिहेवियर को पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कैसे हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, पेशेंट को कैसे उसकी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। मेडिकेशन मैनेजमेंट, मेडिकेशन मैनेजमेंट का काम भी किसका होता है, मेंटल हेल्थ का। कि मेंटल हेल्थ नर्स का कैसे हम जो भी साइकोट्रोपिक ड्रग्स हो गई, साइकेट्रिक ड्रग्स हो गई, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसको मॉनिटर करना, उसके साइड इफेक्ट्स को, ठीक है। काउंसलिंग एंड सपोर्ट, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, लिसन टू पेशेंट प्रॉब्लम्स एंड हेल्प देम डेवलप कोपिंग स्किल्स। काउंसलिंग करना है, सपोर्ट करना, पेशेंट की काउंसलिंग करना और उसकी सपोर्ट करना, उसकी फैमिली को सपोर्ट करना, ताकि पेशेंट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी सामना उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसका सामना करने के लिए उसमें स्किल्स है वो डेवलप हो सके। हेल्थ एजुकेशन, एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली अबाउट इलनेस, ट्रीटमेंट एंड रिलैप्स प्रिवेंशन। क्या समझे,
कि पेशेंट को एजुकेट करेंगे, उसकी फैमिली को एजुकेट करेंगे, उसकी इलनेस के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में, उसको सपोर्ट करेंगे कि ठीक हो जाएगा। कि अब क्या है कि 80%, पहले तो नहीं था लेकिन 80% से ज़्यादा पेशेंट है वो रिकवर होने लग गए हैं। ठीक है, जो भी किससे, मेडिसिन से, ईसीटी से नहीं, ईएसटी या ईसीटी से नहीं, मेडिसिन से ठीक होने लग गए हैं। आगे आता है आपके पास फैक्टर अफेक्टिंग लेवल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस। फैक्टर अफेक्टिंग लेवल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, जो कि प्रभावित करते हैं नर्सिंग प्रैक्टिसेस को। नर्सिंग प्रैक्टिस को कौन कौन से फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, सही तरीके से काम नहीं होने देते। फर्स्ट तो आता है नर्स रिलेटेड फैक्टर्स कि एजुकेशन एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो गए, नॉलेज एंड स्किल्स, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। कि अगर पेशेंट के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है, इनकी कमी है, तो वो क्या कर सकता है, सही तरीके से काम नहीं कर सकता। अगर उसके अंदर एजुकेशन सही तरीके से नहीं है, नॉलेज एंड स्किल्स है वो नहीं है, नॉलेज एंड स्किल्स नहीं है किसकी, मेंटल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ पेशेंट है, मेंटल इल पेशेंट है, उसको कैसे ट्रीट करे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, कैसे ऑब्जर्व करे इसको नॉलेज नहीं है, तो अफेक्ट होगा। क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप अभी साइकेट्रिक में ड्यूटी नहीं करोगे तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। साइकेट्रिक की बात नहीं चल रही है, ओवरऑल भी अगर बात करें, अगर आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा है पेशेंट रिलेटेड टू फैक्टर्स, इसमें टाइप ऑफ मेंटल इलनेस कि किस टाइप की उसको इलनेस है। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे मेंटल इलनेस के टाइप देखेंगे जब तक पता चलेगा कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सीवियरिटी ऑफ कंडीशन, उसकी कंडीशन अगर ज़्यादा हो तो अफेक्ट हो सकता है, कम हो तो भी अफेक्ट हो सकता है। पेशेंट कोऑपरेशन, अगर पेशेंट खुद कोऑपरेट ही नहीं कर पा रहा तो जो भी हम उसको फैसिलिटी दे रहे हैं, जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी दे रहे हैं वो सही तरीके से हम नहीं दे पाएंगे या फिर उसमें अफेक्ट होगा। सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, पेशेंट का बैकग्राउंड कैसा है उसका भी प्रभाव पड़ता है। अदर्स में देखिए, अदर्स में नर्स पेशेंट रेशो एंड वर्कलोड, अगर नर्स कम है पेशेंट ज़्यादा है तो वर्कलोड होगा और सही तरीके से हम उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। भाई ये हेडिंग का नाम क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग लेवल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस। जो भी हम नर्सिंग प्रैक्टिसेस दे रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, या अगर सही नहीं है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर सही भी है और अगर नर्स का और पेशेंट का रेशो सही नहीं है, बैलेंस में नहीं है, नर्स सपोज नर्स ए के उसके अंडर पेशेंट आ रहे हैं 50, तो नहीं हो पाएगा, उसमें वर्कलोड ज़्यादा हो गया, जबकि वो फैसिलिटी सही तरीके से दे रही है। लीगल एंड इथिकल गाइडलाइंस हो गई, वो गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रही है। सपोर्ट फ्रॉम हेल्थ केयर टीम, टाइप एंड सीवियरिटी ऑफ पेशेंट इलनेस, कम्युनिटी एंड कल्चरल फैक्टर्स हो गया, कंटिन्यू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एंड लास्ट टॉपिक आता है आपका सिलेबस का, कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कंसेप्ट का कंसेप्ट क्या है भाई, कि पहले हेडिंग क्या कह रही है वो समझो। हेडिंग ये कह रही है अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, और एक एबनॉर्मल पेशेंट है यानी कि कोई भी मेंटल पेशेंट है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उन दोनों का आपसे पूछा गया है। तो नॉर्मल बिहेवियर इज अडेप्टिव एंड सोशली एक्सेप्टेबल वेयर, जबकि एबनॉर्मल बिहेवियर माल अडेप्टिव। ठीक है, डिस्ट्रेसिंग एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल फंक्शनिंग। क्या समझे, अभी समझोगे आप कि अगर कोई भी नॉर्मल बिहेवियर है, पहले बात करो नॉर्मल की, कोई भी पेशेंट है उसका बिहेवियर नॉर्मल है, या फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति है उसका बिहेवियर की अगर हम बात करें तो अडेप्टिव होता है। कोई भी अगर चीज़ है उसको अडेप्ट करता है, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको एडजस्ट करता है, जबकि इसमें नहीं होता, माल अडेप्टिव होता है। अभी आगे देखो आप, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। पहले हम देखते हैं नॉर्मल बिहेवियर को, कि नॉर्मल बिहेवियर है बिहेवियर दैट इज सोशली एक्सेप्टेबल, कि नॉर्मल बिहेवियर है वो सोसाइटी भी क्या है अडेप्ट कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। कैसे, कि सपोज जैसे आप हो, आपको सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है और आप ही की जगह आपका कोई दोस्त है वो पागल है, क्या है, पागल है, मेंटल इल है, और चलते चलते किसी के ऊपर पत्थर मार रहा है, ठीक है, किसी के ऊपर हंस रहा है, किसी को गालियां दे रहा है, तो क्या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं, नहीं करेगी। तो सेकंड आता है बिहेवियर दैट इज सोसाइटी अनएक्सेप्टेबल, एबनॉर्मल की। फिर है आप हो सो इमोशनल बैलेंस, आप इमोशनल बैलेंस शो कर सकते हो, कहाँ पर कौन सा इमोशंस शो करना है, कहाँ पर कौन सा इमोशंस करना है। सपोज आप हो, आप सही तरीके से काम कर रहे हो, लेकिन कोई सपोज कोई आपका दोस्त है, आपका दोस्त या फिर कोई भी है पागल है, वो क्या हुआ, मेंटल इल है पेशेंट, तो उसका क्या होगा, कोई खत्म हो गया, कोई डेथ हो गई किसी की और वो हंस रहा है जोर जोर से, तो मतलब कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहा, सो इमोशनल डिस्टर्बेंस। ओके,
नेक्स्ट आपकी बात करते हैं अडेप्टिव टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करे, वो खुद को अडेप्टिव करे। और जो मेंटल इल पेशेंट है वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट को माल अडेप्ट करे, यानी कि अडेप्ट नहीं कर पाए। ठीक है। एबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज इफेक्टिवली, जो भी दैनिक दिनचर्या है, डेली की एक्टिविटीज है, उसको आसानी से परफॉर्म कर सके, उसकी योग्यता हो उसके अंदर, तो वो नॉर्मल बिहेवियर होगा। जबकि जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो ऐसा नहीं कर पाएगा, डेली के जो एक्टिविटीज है उसको अनेबल रहेगा करने में, परफॉर्म करने में। नॉर्मल बिहेवियर क्या बात करें तो बिहेवियर विद इन कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स, एंड लास्ट इज एबनॉर्मल में डेविएट फ्रॉम कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स। ठीक है, समझ गए। तो ये दोनों की हमने बात करी ली। अब आप एक बार सिलेबस देख लो। सिलेबस में आपने ये देख लिया, मेंटल हेल्थ टीम देख ली, नेचर एंड स्कोप देख लिए, ये देख लिया, ये देख लिया। आपको सबसे ज़्यादा टाइम है वो इसमें लगा है। ठीक है, ये तो आपके ज़्यादा टाइम नहीं लगा, टाइम लगा तो इसमें लगा। यही समझने की चीज़ थी, समझने की चीज़ क्या थी, यही थी। तो फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। नोट्स आपको हर बार की तरह इस बार भी टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, नहीं हो तो भी कमेंट करें, समझ में आया तो कमेंट करें, नहीं आया तो भी कमेंट करें, और अब क्या चाहिए वो भी कमेंट करें, नहीं चाहिए तो भी कमेंट करें। ठीक है, मतलब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, नए लेक्चर के साथ। राधे राधे।